हेलो प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथी, आप सभी के लिए जो है बीपीएससी टीआरई 3 का जो है आप सबको पता है कि डेट आ चुका है और समय बहुत कम है। चुनाव जैसे ही खत्म होगा आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। उसके कुछ ही मंथ के बाद आपका टीआरई 4 का भी पेपर है। साथ ही हम लोग ऐसा तैयारी करें कि दोनों पेपर में किसी ना किसी पेपर में सिलेक्शन हो जाए और डबल मेहनत ना करना पड़े। साथ ही साथ उन सभी विद्यार्थियों का जो सीटेट जुलाई में देने वाले हैं वो भी आगे अगस्त में टीआरई 4 बैठेंगे, देंगे एग्जाम। तो उन सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर एक ही जगह एक ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी को बेहतर से बेहतर क्वेश्चन का श्रृंखला दें, ताकि आप लोग जब पेपर देने जाएं तो बहुत सारा पेपर आपको जाना पहचाना सा क्वेश्चन लगे। तो प्यारे साथी, इसी क्रम में आज का यह पहला क्लास होगा आपका। ध्यान दीजिएगा, यह क्लासेस उन सभी विद्यार्थियों के लिए है, चाहे आप 1 to 5 के शिक्षक बनने वाले हो, 6 to 8 के, या फिर आप टीजीटी और पीजीटी के शिक्षक बनने वाले हैं। सभी के लिए प्रश्न मिश्रण है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कोशिश कीजिएगा आप सभी की क्लास अच्छा लगे तो और भी दोस्तों तक पहुंचाएं। साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा एप्रिशिएट कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चीजों को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने सबसे पहला। यह प्रश्न कहता है, निम्नांकित के कालक्रम पर विचार कीजिए। ठीक है, यह आपको काल पूछ रहा है उसका कि कैबिनेट मिशन कब आया था, साइमन कमीशन भारत कब आए थे, क्रिप्स मिशन कब आए थे, और पूना पैक्ट जो है यह कब हुआ था। तो यह आपसे पूछा जा रहा है। इन सभी जो घटनाएं भारत में घटी थी, इसका आपसे कालक्रम पूछे जा रहे हैं। साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको यहाँ पे कूट के माध्यम से उत्तर देना है। फटाफट, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर भी लगा रहे होंगे। और बस 102 दिन आप लोग रुक जाइए, थोड़ा सा यहाँ पे सेटअप का प्रॉब्लम है, फिर हम जल्द ही आपके सामने लाइव भी आने लगेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट कीजिएगा अभी। चलिए, इसका उत्तर क्या होगा प्यारे साथी, तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2, 4 और 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, 2, 4, 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके कुछ फैक्ट्स पे बात करते हैं। तो साथियों, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, सबसे पहले साइमन कमीशन था। जो साइमन कमीशन प्यारे साथी भारत में कब आया था, तो आपको याद रखना है फरवरी 1928 में आया था। और आपको बता दें प्यारे साथी कि जो साइमन है यह एक ब्रिटिश अधिकारी था, एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सचिव था, जिसकी नियुक्ति आपका वर्ष 1927 में की गई थी और 1928 में यह भारत आता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद सेकंड था आपका पूना पैक्ट। पूना पैक्ट आपको पता है कि 1932 में हुए थे। ठीक है, उस पे गांधी जी और आपका अंबेडकर साहब का जो है दोनों का हस्ताक्षर हुआ था। इसी को हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। फिर आपका क्रिप्स मिशन है जो कि मार्च वर्ष 1942 में आता है। और अंततः कैबिनेट मिशन है, यह आपका वर्ष 1946 में आते हैं। तो इस प्रकार से साथियों आपके सामने यह कुछ फैक्ट था। मुझे उम्मीद है ये सभी कुछ आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है आपका, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है। प्यारे साथी, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, भारत के जितने भी शिक्षकों का एग्जाम है उन सभी जगहों से आपको प्रश्न करवा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इस प्रश्न को सीरियस लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि इधर उधर से प्रश्न लाए गए हैं, सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, मोहम्मद के गांधी, अब्दुल वली खां, खान अब्दुल गफ्फार खां, या फिर आपका लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों, आपको बताना है। प्यारे साथी, यह आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात खान अब्दुल गफ्फार खां इसका राइट आंसर होंगे। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खां जो है इसका राइट आंसर होंगे। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। चलिए, इसके फैक्ट पे अगर बात करें तो साथियों इसका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सक्रिय जो भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे वह कोई और नहीं बल्कि खान अब्दुल गफ्फर खान
थे, जिनको प्यार से फ्रंटियर गांधी अथवा सीमांत गांधी के नाम से भी पुकारा गया है। तो आपसे फ्रंटियर गांधी पूछे या फिर सीमांत गांधी, इसको आप लोग याद रखेंगे, यह एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी मदर इंडिया पुस्तक, ये आप सबको बताना है। साथ ही साथ साथियों, हमें और भी अदर प्लेटफॉर्म पे आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लासेस के अपडेट्स, नोटिफिकेशन वगैरह और सारे पीडीएफ जो है आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है। और प्लीज नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको किसी भी राज्य में अगर शिक्षक बनना है तो साथियों यह चैनल आपके लिए समर्पित है। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कैथरीन मेयो द्वारा। ठीक है। कैथरीन मेयो द्वारा जो है मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है। कब लिखी गई थी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कब लिखी गई थी, तो याद रखना है यह आपको, यहाँ पे मदर इंडिया नामक जो पुस्तक है कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई थी। लाला लाजपत राय जो है, यहाँ पे आपका ऑप्शन देखिए, यहाँ पे लाला लाजपत राय इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो कौन सा है, तो यहाँ पे आपका अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया जो है यह लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। बाल गंगाधर तिलक जो है इनके द्वारा जो है प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य, कई बार हम आपको सेवेंथ पेज और टीआरई 2 में भी पढ़ाए थे जब मॉडर्न हिस्ट्री, तो हम इन चीजों के बारे में आपसे बातें किए थे कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य लिखी गई है। एक सेकंड। हाँ चलिएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य लिखा गया है, और बिपिन चंद्र पाल के द्वारा मेरे जीवन, मेरे जीवन और समय की यादें लिखी गई है, जो कि 2 खंडों में यह प्रकाशित किया गया था। साथियों ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है बिपिन चंद्र पाल का, तो आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन पता चला है। पहला, अनहैप्पी किसके द्वारा लिखा गया है, तो पता चल गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य लिखा गया है, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा मेरे जीवन और समय की यादें, ये 4 पुस्तकों को आप लोग जरूर याद रखेंगे। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कहता है आपके सामने, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। साथियों आपको यहाँ, मुझे उम्मीद है कि दिख रहा होगा अच्छे ढंग से, आप लोग बताएंगे कि क्या होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है। उन्हीं के द्वारा तो फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन किए गए थे ना। दूसरा है, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे, यह भी 110% सही है। तो आपको बताना है साथियों कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। आपको ये बताना है केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या फिर उपयुक्त में सभी सही है। तो साथियों यह आपका ऑप्शन क्या होंगे, सभी। ठीक है, क्षमा चाहेंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक और दो दोनों सही है। ठीक है, दोनों भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, क्योंकि सभी दो ही तो है ना, तो सभी भी हो सकते हैं, और आपका ऑप्शन नंबर सी भी होगा। अब देखिएगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा छोटा हो गया है यह टेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई वर्ष 1939 को, कब, वर्ष 1939 को, ये सारे लिखते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खास करके हम बीपीएससी एग्जाम की बात कर लें तो प्यारे साथी आप सभी देख पा रहे होंगे कि कैसे वो धीरे धीरे अपना क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रही है बीपीएससी। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग समझिएगा और प्लीज सीरियस पढ़ाई कीजिए। चलिए, तो प्यारे साथी इसकी स्थापना की गई थी कब, 3 मई वर्ष 1939 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपका अगस्त, अगस्त वर्ष 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान, जो कि दिल्ली में पड़ता है, यह मैदान में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी, जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे या फिर संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना है भगत सिंह थे। अब आपसे पूछ देगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पलट कर पूछ सकता है बीपीएससी या फिर कोई भी आयोग, कहेगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस मैदान में की गई थी? तो आपको याद रखना है फिरोज शाह कोटला मैदान, ठीक है। और किसके नेतृत्व में की गई थी? तो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको याद रखना है, यही सब जो है प्रश्न आपको बनते हैं, ठीक है। चलिए, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन थे? आपको बताना है। आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं, सर डब्ल्यू वेटनर्स, मी डिग्री और दादा भाई नेहरू जी, या फिर आपका डब्ल्यू सी बनर्जी। क्या होंगे साथियों, ये आपको बताना है, फटाफट आप लोग बताइएगा। तो साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मी डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके फैक्ट पे बात कर लें ताकि आपका कोई कंफ्यूजन है तो दूर हो जाए। चलिएगा, ध्यान देंगे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्री की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ना, आप इसको याद रखिएगा। किसके? तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है किसकी अध्यक्षता में की गई थी, आपसे पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो प्यारे साथी यह आपको याद रखना है, विलियम डिग्री की अध्यक्षता में। चलिए आगे बढ़े। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडियन नामक साप्ताहिक जो पत्र है उसको भी निकाली थी, प्रकाशित की थी। तो आपसे पूछ देगा क्वेश्चन कि वो कौन सा समिति था या फिर वो कौन सा संगठन था जिसने भारतीय मामलों से अवगत कराने के लिए ब्रिटिश सरकार को अपनी पत्रिका निकालती है। तो प्यारे साथी यह हो जाएगा आपका इंडिया, ठीक है। क्या था? इंडिया नामक जो है पत्रिका निकाली गई थी, किसके द्वारा? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति है, समिति का नाम हम आपको बताए हैं, क्या है? तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि हर चीज आपको क्लियर होगा और अच्छा भी लग रहा होगा क्लास, ठीक है। चलिए, अभी थोड़ा सा यह स्टार्टिंग पीरियड है, धीरे धीरे अभी जो है आप लोग समय देंगे तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आगे लोगों तक जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है साथी यह क्वेश्चन का सिलेक्शन करने में, इस तरह से डिजाइनिंग करने में, सब कुछ। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत को समझेंगे। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है साथियों, इस मिसाल में इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे साथी। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो है यह बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाला यह प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए, यह कथन किसका है आपको बताना है, ठीक है। यह कथन क्षमा चाहेंगे, यह कथन जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एंचिंग ने इस कथन को बोला था, ठीक है। कौन सी घटना से? 1857 का चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, या फिर वर्ष 1942 का अगस्त क्रांति। किस घटना से जो है एंचिस एंचिसन जो द्वारा जो है यह बातें कही गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, ये फटाफट आप लोग उत्तर देते चले। तो प्यारे साथी यह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, अर्थात खिलाफत और असहयोग आंदोलन, जो आपका 1919 से 1922 तक चलते हैं, ठीक है। खिलाफत आंदोलन जो है यह क्यों चलाए गए थे? खलीफा का जो पद हटा दिया गया था, विश्वासघात किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, इसलिए ना चलाए गए थे। और असहयोग आंदोलन तो आपको पता ही है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। चलिए थोड़ा फैक्ट पे बात करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देंगे साथियों। कहता है एचिंसन की उक्त टिप्पणी खिलाफत और असहयोग आंदोलन जो कि वर्ष 1919 और 22 के बीच में हुई थी, इसमें कही गई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदू के समीप ला दिया था। आपको पता है ना कि तुर्की में जो हुआ था, तुर्की में खलीफा का पद है वो इस्लाम के धर्मों के लिए जो है बहुत बड़ा पद होता था, ठीक है। धार्मिक एक प्रमुख पद होता था।
उस पद को जो है समाप्त किया जा रहा था, जिस कारण से यहाँ भारत में और अलग अलग जितने भी कंट्री है जहाँ पे इस्लाम धर्म के अनुयायी लोग रहते थे, उन क्षेत्रों में आंदोलन की गई, जिस कारण से इसमें महात्मा गांधी और बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो कि सोचे कि एक साथ मिलकर क्यों ना अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया जाए, जिस कारण से साथियों मुसलमान और हिंदू इस आंदोलन में एक मंच पर एक साथ दिखते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, ध्यान देंगे, कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी के से संबंधित है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपसे बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि स्टेटमेंट वाले प्रश्नों को थोड़ा ज्यादा ध्यान दें आप लोग। ठीक है, चलिए, कहता है, उसने कृष्ण जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यहाँ पे बातें हो रही है। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, या उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त किया। क्या होगा यहाँ पे आपको उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को उत्तर देना है, एक और दो, एक या फिर तीन, एक या फिर आपका दो या फिर तीन, या फिर एक दो तीन, क्या होंगे यहाँ पे आपको उत्तर देना है। साथियों यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब, यहाँ पे देखिए आपका टाइपिंग में जो है गलती हो गया है, बी के जगह पे ऑप्शन नंबर सी आ गया है, तो थोड़ा आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक टाइपिंग में। चलिए आगे बढ़े और इसके फैक्ट पे बात की जाए, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फैक्ट्स काफी लंबा है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको चीजें ध्यान देना है। काफी सारे इसमें से प्रश्न जो है आपको नए नए देखने को मिलेंगे। अलाउद्दीन की लागत व्यवस्था संपूर्ण राज्य के समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। ठीक है, हम जब पढ़े थे ना चैनल पर, हम आपको मेडाइवल हिस्ट्री बहुत विस्तार से पढ़ाए हुए हैं, आप वहां पे चेक आउट कर सकते हैं। सारा कुछ पढ़ाए हुए, पूरा दिल्ली सल्तनत पढ़ाया गया है, जिसमें आपको सारा अलाउद्दीन की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ाए गए हैं। तो वहां पे आप लोग थोड़ा सा अगर समय मिले तो देख लीजिएगा। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारी द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में लागू की गई थी। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला और अंतिम जहां पे भी आए ना, आप लोग समझ जाएगा कि प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यह पहला बात कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान है जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली करना प्रारंभ किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी व्यवस्था को लागू करने ए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए मुस्तखर राज का स्थापना किया था। ये एक विभाग था। ठीक है ना, विभाग है, क्योंकि इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। इसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकार, जो कि परंपरागत लगान अधिकार से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। परंपरागत जो लगान वसूलने का जो अधिकार था वो किसके पास होते थे, हम पढ़े हैं ना, तो हम पढ़े हैं कि वैसे लोग जो जमींदार होते थे, चौधरी हो गए आपका, कुछ और बड़े बड़े प्रमुख जो मतलब होते थे, ऐसे ऐसे लोग, ठीक है, मनसबदार जिसको हम लोग कहते थे, ये सारे हो गए। उनके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खुद जमींदार और बहाल का, जिसको साधारण किसान कहा गया, इन दोनों में अंतर नहीं रहा। अब नॉर्मल हो गए। पहले क्या था, हम आपको बताए थे, जब हम आप पढ़ाए हैं तो हम आपको बताए थे ना कि पहले एक उच्च वर्ग होता था जो कि इसमें शासक आते थे, फिर वो लोग आते थे जो कि जमींदार है, जो कि राजा से डायरेक्ट कनेक्टेड है। ठीक है, और उसके बाद वो लोग आते थे जो कि नॉर्मल किसान है, मतलब नॉर्मल जीवन यापन करने वाले आम नागरिक है। तो ये जो है, ये शासक जो है ना, ये इस पर जो है नियंत्रण रखता था, और ये लोग जो है इस पर नियंत्रण रखते थे। लगान इससे 3 गुना 4 गुना वसूलते थे और शासक को 1 गुना 2 गुना दिया जाता था, इस प्रकार से। तो यही था परिस्थिति पहले का। प्राचीन काल की मैं बात कर लूं या फिर आपका मेढाइबल की बात की जाए, ठीक है, तो यही सब परिस्थिति था जो कि आपको याद रखना है। कहता है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्खनन सबसे बाद
वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सारा मिश्रण आपको यहीं पे मिल रहा है, ठीक है ना, तो प्लीज आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए बौद्ध ग्रंथ की अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ तो सभी है, लेकिन दिव्य बदानी है आपके सामने, दोहा कुश है, ब्रज छेन्तिका है, और आपका बांसपत कासनी है। इसमें से आपका पूछा गया है सबसे बाद में उत्खन वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सी है। साथियों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उपयुक्त विकल्पों में से भारत में रचित सबसे बाद में बौद्ध ग्रंथ जो है यह आपका बांसपत काशनी है, बांधपत काशनी है, जिसकी रचना 10वीं शताब्दी में की गई है। इसकी आपसे पूछ दी जाए कि इसकी रचना कब की गई है, तो 10वीं शताब्दी में की गई है, ये भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। रेगुलेटरी एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बिहार के एक प्रांतीय सभा की बात की जा रही है, स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1772 में, 1774 में, 1776 में, या फिर आपका 1778 में। प्यारे साथी कब की गई थी आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो लीजिए इसका राइट आंसर आपके सामने होंगे 1774। ठीक है, क्योंकि 1773 में ना हुआ था रेगुलेटरी एक्ट। रेगुलेटरी एक्ट कब आया था? 1773 में आया था। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पहला ऑप्शन तो होंगे नहीं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए थोड़ा डिटेल में बात करें इसके बारे में, ध्यान देंगे यहाँ पे। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना, थोड़ा सा नियंत्रण करना। ठीक है, इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालन समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना था, तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के योग्य बनाना था। ठीक है, ये सारे बात हम आपको पढ़ाए हैं जब मॉडर्न हिस्ट्री का थ्योरी क्लास पढ़ रहे थे। तो ठीक, रेगुलेटरी एक्ट जो है यह किस परिस्थिति में आए थे? जब ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकारी जो हैं कंपनी में ध्यान ना देकर खुद अपना पर्सनल व्यापार करने लगे थे, अपना पर्सनल बिजनेस करने लगे थे, जिस कारण से ब्रिटेन में उनको हे दृष्टि से देखा जाने लगा। और दूसरा कारण था कि इसी कारण से जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गई थी। इन सभी कारणों से जो है ब्रिटिश संसद ने उस पर नियंत्रण करना का कोशिश किया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 से चालू होता है, और यह अंततः जाकर आपको वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद समाप्त होते हैं, जो कि हम लोग सारा डिटेल में पढ़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तो आपको बता दिए 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने इस पास किया तथा 1774 में लागू लागू किया गया। इस एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत 1774 में ही बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार के दृष्टिकोण से। बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी 3 और 4, या फिर आगे आप कोई भी एग्जाम दे, तो ये आपको बिहार के संदर्भ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है देखते हैं। पहला है आपका, नरसिंह सालुम ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालव वंश का आरंभ किया, जो कि सत्य है। दूसरा कथन है, वीर नरसिंह ने अंतिम सालुक शासक को गद्दी के से उतारकर राज सिंहासन जो है छीना। वीर सिंह वीर नरसिंह में जो है नरसिंह सिंह के उत्तराधिकारी उनके अनुज कृष्ण देव राय थे। तीनों कथन में से क्या सही है? चौथा कथन भी है, कृष्ण देव राय ने के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देवराय थे। यह आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा। साथियों इसमें से राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2, 3, 4 सभी के सभी बिल्कुल सही हैं। ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए डिटेल में बात कर ले इसके बारे में। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालुम ने संगम वंश के अंतिम शासक
विरूपाक्ष द्वितीय को क्या किया था, तो पद मुक्त करके वर्ष 1486 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं एक नवीन राजवंश सालुक वंश की स्थापना की गई थी। ये हम बात कहाँ के कर रहे हैं, अगर आपको पता नहीं है तो जान लीजिए, ये जो हम लोग कहानी है ये हम लोग राजस्थान के इतिहास से कर रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय इतिहास हमारा पूरा भारत आता है, ना कि सिर्फ बिहार झारखंड यूपी आता है। तो हम लोगों को सभी जगह को पढ़ना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। उसने 6 वर्षों तक शासन किया। वीर नरसिंह ने सालुक के पुत्र पुत्र का नाम आपका है इमाडी नरसिंह सालू वंश का अंतिम शासक था यह। इसनो इसको जो है पद यूज करके सिंहासन का अधिकार कर लिया गया एवं तुलुक वंश की नींव रखी गई। 1509 ईस्वी में उसकी नींव डाली गई और 1509 में उसकी मृत्यु भी हो गई। बाद में उसका अनुज जो है कृष्णदेव राय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णदेव राय के बारे में हम लोग में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, कई बार इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, ये कब पद पे बैठे थे, तो 1509 से 29 तक यह जो है सिंहासन पर बैठते हैं। सिंहासन सीन हुआ था कृष्णदेव राय का, उत्तराधिकार उसका भाई कौन था, तो अच्युत देव राय था। उसने 1529 ईस्वी से लेकर वर्ष 1542 ईस्वी तक शासन किया। अंततः उपयुक्त सभी कथन जो है सत्य हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से साथी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है, चलिए सुमेलित करना है आप सभी को, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है। दीवान ए बनगाह, दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए कोही, दीवान ए अर्ज। इसका मतलब क्या होता है, फिरोज तुगलक के समय में, बलबन के समय में, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद खिलजी, किसके समय में कौन से विभाग की स्थापना की गई थी बताना है। फटाफट बताइएगा। ये सारा क्वेश्चन आपको जो है करवाया गया है पहले जब हम थ्योरी पढ़ाए हैं तो। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं और समझ दीजिए आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और आपका मेडाइवल प्रश्नों के माध्यम से इस तरह से कवर करवाएंगे कि आप लोग बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो बैचेस खरीदते हैं वो बैचेस से ज्यादा आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। बस आपको डेली रेगुलर चैनल पे जुड़े रहना है और इन क्लासेस को देखना है। प्यारे साथी, इसके बात करें तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। दीवान बंदरगाह विभाग का गठन जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था, जो कि 100% सत्य है। यह विभाग दासों की देखरेख के लिए हुआ था। ठीक है, यह विभाग की जो स्थापना हुई थी किस लिए हुई थी, अगर आपसे पूछ दे दीवान बंदरगाह की जो है विभाग, इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, तो यह आपको दासों की देखरेख के लिए की गई थी इसकी स्थापना। फिरोज के शासनकाल में दासों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। अफीम के लेखा अनुसार राजधानी तथा प्रांतों में दासों की संख्या बढ़कर 1,80,000 की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डाटा। आपसे पूछ दे कि फिरोज शाह तुगलक के समय में, शासनकाल में, उसके राज्य में दासों की संख्या कितनी थी, 2 लाख, 3 लाख, 1,80,000 या फिर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो साथियों आपको याद रखना है 1,80,000। अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और दीवाने मुस्तखराज की व्यवस्था को लाया था। ठीक है, जो कि अभी हम लोग थोड़ा देर पहले भी तो इसके बारे में पढ़े हैं ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने संकट की स्थिति में कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र में कृषि विभाग, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, कृषि विभाग दीवान कोही की स्थापना की थी। दीवान अर्ज जो कि सैनिक विभाग की स्थापना बलबन के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, बलबन कौन था, तो बलबन जो था यह आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, क्षमा चाहेंगे, इल्तुतमिश का गुलाम था। ये सारे बात याद रखेंगे और आज के समय में हम भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं, हम भारत के राज्य व्यवस्था को पढ़ते हैं, तो ये सारे विभाग को देखते हैं ना, सैनिक विभाग है, आपका कृषि विभाग है, आपका उसके बाद और भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अलग तरह विभाग है, मतलब हर विभाग है। तो ऐसा नहीं कि आज ही स्वतंत्र भारत के बाद हुआ है, ये पहले भी थे साथी, क्योंकि पहले भी देश चलाना होता था। ठीक है, ये अलग बात है कि उस समय लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, लेकिन व्यवस्था तो हर शासक को चलाना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि है। निम्नलिखित में से कौन चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं।
ये आपको बताना है, इसमें राइट आंसर क्या होगा। प्यारे साथी, फरवरी 5 फरवरी वर्ष 1922 होगा, या फिर 4 फरवरी 1922, 2 फरवरी 1922, 6 फरवरी 1922, क्या होगा? चौरा चौरी कांड की जो घटना है यह कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारतीय इतिहास में यह घटना बहुत बड़ा परिवर्तन करता है। फटाफट बताएंगे आप सभी लोग कि चौरा चौरी जो कांड है यह कब हुआ था। आप लोग कैसे भूल गए? इतना इंपॉर्टेंट जो डेट है अपने भारत के इतिहास में, कैसे भूल गए कि 5 फरवरी का वो दिन था जब आपका चौरा चौरी कांड होता है। और यह चौरा चौरी नामक स्थान जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्यों भूल गए हैं? इसी घटना के बाद तो महात्मा गांधी बहुत दुखी होते हैं और असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं ना। तो आप लोग इसको मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि गोरखपुर में, देखिए यहाँ पे गोरखपुर जिले में है, यह जो है चौरा चौरी नामक स्थान पड़ता है, जहाँ पे किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण कुदरत भीड़, मतलब भीड़ जो है अनियंत्रित हो गई थी। और ये जो है पूरे पुलिस थाने में लगभग 21 सिपाही जो है उस पुलिस थाने में थे, जिसको पूरा जिंदा जला दिया गया था। इस घटना को जो है इतिहास में चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सारे घटना आपको पढ़ाए गए हैं, समझाए गए हैं बहुत पहले। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और इम्पोर्टेंट बात है साथियों कि आप लोग का जो क्लास का ड्यूरेशन है, थोड़ा सा कमेंट में बता देंगे कि क्लास का ड्यूरेशन कितना रखना है। ठीक है, क्योंकि जब हम पढ़ाने बैठते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि 1 घंटा हो रहा है कि 2 घंटा हो रहा है कि आधा घंटा ही हुआ। तो आप लोग बता दिया कीजिए कि सर इतना घंटा का रखें, कुछ और पढ़ना हो तो। नहीं तो हम लोग जो है अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कोशिश करेंगे बेहतर ढंग से पढ़ाएं। चलिए, कहता है चार्टर्ड एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं है? इसमें से पूछ रहा है, प्रश्नों पे कोशिश कीजिएगा पकड़ बने। 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट है, इस प्रावधानों में से कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। अब बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं यहाँ पे कि कौन सा है, फटाफट मार देंगे टिक। नहीं, यहाँ नहीं पूछा है, और नहीं पे आपको पूरा आंसर, क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन आपको क्या पढ़ना है, तो नहीं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट के बारे में, क्या कह रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों का समापन करना था, या फिर काउंसलिंग में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना था, या फिर तीसरा है काउंसलिंग में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियों का प्रदान किया गया था। चौथा है आपके सामने, गवर्नर जनरल के काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति करनी थी। क्या होंगे इसके राइट आंसर साथियों, आपको बताना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चीटिंग कर लिए होंगे और यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर डी देख लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सही है। गवर्नर जनरल की जो काउंसलिंग है, इस काउंसलिंग में विधि सदस्य, ठीक है, कानूनी सलाहकार की जो है सदस्य, इसकी नियुक्ति करना था। और यह आपको बताना है कि वह पहले कानूनी सदस्य थे जो कि गवर्नर जनरल के काउंसलिंग में प्रवेश करते हैं। ठीक है, वो पहले भारतीय थे। अब आपको एक होमवर्क मिल रहा है, बहुत फेमस प्रश्न है, जो कि आपको बताना है कि वो कौन भारतीय थे जो कि पहली बार गवर्नर जनरल के काउंसलिंग में जो है अपना स्थान बना रहे हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए, नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी कब? नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी कब? साथ ही जल्दी जल्दी बताएंगे, और सेशन को थोड़ा सा शेयर करते चले, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, सेशन को शेयर करते चले, ताकि और भी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को इन सेशन से जुड़ने का मौका मिले। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताइए, इसमें एम एल नेहरू है, जे नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू है, या फिर आपका आर के नेहरू है, बी एल नेहरू है। नेहरू सभी हैं, लेकिन कौन से नेहरू हैं ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है, तो लीजिए और फटाफट आप लोग कोशिश कीजिए कि बताएं। चलिए, इसमें प्यारे साथी आपका ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एम एल नेहरू जो है, इन्हीं के द्वारा जो है नेहरू रिपोर्ट लाई गई थी। थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं इनके बारे में, चलते हैं। देखिएगा, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन जो कि हम आपको पहले ही बताएं कि वर्ष 1927 में ये साइमन कमीशन जो है बनाई गई थी।
ठीक है। लेकिन भारत कब आता है तो 1928 में आता है, ये भी आपको याद रखना है। नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी 1928 में, जिसमें भारत में एक नए डोमिनियन संविधान खाका था। ठीक है। अब डोमिनियन का मतलब क्या होता है, ये भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे। डोमिनियन का मतलब होता है वैसा शासन, वैसा अधिकार जो आधे मुझे प्राप्त हो, आधे आपको। ठीक है। दो व्यक्ति शासन करे, एक ब्रिटेन का लोग होंगे और एक भारत का लोग होंगे, उसको डोमिनियन राज की हम बात करते हैं। आपको पता होगा कि उदारवादी जो लोग हैं यह बहुत दिनों से डोमिनियन राज्य की मांग भी कर रहे थे, इसलिए डोमिनियन शब्द को आप लोग समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष जो थे, यह आपका मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे और दो मुस्लिम सहित कुल इसमें 9 सदस्य थे। तो ये भी आपसे पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, फैक्ट्स पढ़ने से आपको कितना फायदा हो रहा है। प्रश्नों की संख्या अधिक करने से नहीं होता है, कुछ फैक्ट्स भी पढ़िए, वहां से भी प्रश्न आपको निकलते हैं। और देखिए यहाँ पे निकल रहा है, पहला, नेहरू रिपोर्ट जो है किसके द्वारा लाई गई थी। ठीक है। उसके बाद उसमें जो सचिव थे वो कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। उसमें मुस्लिम जो है समुदाय के कितने सदस्य थे, दो थे। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 9 थी। तो ये सब कुछ होता है फैक्ट, जो कि आपको एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़े, कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ठीक है। इसमें आपसे वो पूछना है कि आपसे पूछ रहा है कि सही कौन सा है। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट आप लोग कोशिश कीजिए कि इसका राइट आंसर दिया जाए। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक उप डच जो है उपनिवेश था या नहीं था, आपको बताना है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ये मुझे नहीं, आपको बताना है, फटाफट बताते चलेंगे। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, जिसे बाद में पुर्तगाली का अधिकार हो गया, और आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद का भाग नहीं था। क्या होगा साथियों, जल्दी जल्दी बताइएगा, फटाफट आपको उत्तर देते चलना है यहाँ पे। और इसका राइट आंसर होगा आपका, जो कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, आपका नजर जो है बहुत तेज है और आप लोग जो है यहाँ देख चुके हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह बिल्कुल सत्य है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, फोर्ट विलियम की स्थापना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया। ठीक है। उन्हें उनके राज्य के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी व्यक्ति हैं यह अलग अलग कालखंड में भारत में कहीं ना कहीं शासन किए हैं, जो कि सभी को पता है, लेकिन कब किए हैं ये आपको बताना है। सबसे पहले शेरशाह सूरी है, अकबर है, अलाउद्दीन खिलजी है और आपका रजिया सुल्तान है। फटाफट लग जाइए और आप लोग कमेंट में इसका उत्तर भर दीजिए। साथियों, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे कुट की सहायता से आपका जो है सी होगा। 4 होगा पहले, 3 होगा, उसके बाद 1, फिर 2। ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब हम बात कर ले समय काल की, तो सबसे पहले रजिया सुल्तान की बात करेंगे प्यारे साथी। रजिया सुल्तान जो है यह इल्तुतमिश की क्या थी, तो पुत्री थी। आपको याद रखना है, इल्तुतमिश का बहुत पुत्र भी थे, लेकिन उन सारे के सारे जितने भी पुत्र थे वो सारे कहीं ना कहीं निकम्मे थे। ठीक है, योग्य शासक नहीं थे। तो इल्तुतमिश जो है अपने मृत्यु से पहले उत्तराधिकार जो है यह रजिया सुल्तान को सौंप देती है। ये सारे बात आपको याद रखना है। दूसरा है आपका अलाउद्दीन खिलजी, जो कि यह आपको याद रखना है, इनका शासनकाल 1296 से 1316 है। शेरशाह सूरी की अगर मैं बात कर लूं तो एकमात्र अफगान शासक जिसने सेनापति से लेकर पूरे भारत पर साम्राज्य किया, पूरे भारत को अपने साम्राज्य में बांध कर रखा। और सबसे बड़ी बात कि यह जो व्यक्ति है यह मुगल साम्राज्य की उस समय सबसे शक्तिशाली शासक और उभरता हुआ एक साम्राज्य था, एक कहा जाए कि एक वंश था, जिसको अंडर में करके अपने आप का वर्चस्व कायम किया।
यह शेरशाह सूरी का शासनकाल आपको 1540 से लेकर 1545 तक होता है। फिर हम बात करेंगे अकबर की, और अकबर का शासनकाल आपका 1556 से 1606 होता है। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत मजा आ रहा होगा क्लास सुनने में, पढ़ने में, समझने में, और इस तरह से आप लोग डेली क्लासेस में जुड़ते रहेंगे। और बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन क्लास थोड़ा लंबा हो गया है और ये पहला क्लास है, तो मुझे पता होना चाहिए कि आप लोग को इससे ज्यादा लंबा क्लास चाहिए या फिर इससे कम। ठीक है, उस आधार पे हम आगे क्लासेस लेकर आते रहेंगे। ठीक है, आगे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आपको करवाना है, लेकिन आज के लिए इतना ही। आप लोग जो है प्यारे साथी, टेलीग्राम पे हमें जरूर फॉलो कीजिएगा, और साथ में हमें इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे भी जो है आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको समय समय पे शिक्षकों भर्ती से लेकर सारे अपडेट मिलेंगे। ये सारे आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएंगे। ठीक है प्यारे साथी, सेशन को थोड़ा अच्छा लगा हो तो प्लीज लोगों तक जरूर पहुंचाएं। आपका कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, या फिर आपके साथी संगत जितने भी हैं, आप उन तक जरूर पहुंचाएं। अभी थोड़ा सा छोटा सा चैनल है, लेकिन चैनल में पढ़ाने में मैं कोई कमी नहीं कर रहा हूं। अगर आप सबका प्यार रहा तो एक दिन यह चैनल आपके सामने आकर आप सभी को पढ़ाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।